नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग BSH-PCL को देखते हुए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग का यह सीरीज लगातार चलता रहेगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा जो क्विक रिवीजन के तौर पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो निषेधात्मक। आगे है कि विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। अगला बोल रहा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो मुंह से मुंह में श्वास देते हैं। इसके बाद में आगे है कि विद्युतीय संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद में आगे है कि विद्युतीय उपकरणों और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलान प्रकार का। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार के संपर्क में रहेगा। विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? तो इस तरह के व्यक्ति को जो विद्युत के संपर्क में आता है तो उसे तार से पृथक्कृत यानी आइसोलेट करेंगे। इसके बाद में अगला है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसके बाद में आगे है कि सामान्य हीटर का एलिमेंट प्रायः किस आकार का बना होता है? तो गोलाकार आकार का बना होता है। इसके बाद में आगे है कि इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का। इसके बाद में आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट जो है से रिबन नाइक्रोम का बना होता है। इसके बाद में आगे है कि लकड़ी या प्लास्टिक का कौन बना होता है? तो हैंडल। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक केतली का। इसके बाद में आगे है कि सोल्डरिंग आयरन के दो एलिमेंट को कैसे जोड़ा जाता है? तो सीरीज में। इसके बाद में नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है और यह कितना % होता है? तो चलिए इसमें देखते हैं कि नाइक्रोम जो है से निकल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है जिसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। इसके बाद में है कि नाइक्रोम की तार का गलनांक क्या होता है? तो 13,080 डिग्री सी पर यह पिघल जाता है यानी गल जाता है। इसके बाद में आगे है कि नाइक्रोम की तार का तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है? तो 0.00017 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद में आगे है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में आगे है कि घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन है? तो फ्रीऑन। इसके बाद में आगे है कि आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेंट में एक्सपेंशन वाल्व को किस में बदला जाता है? तो कैपिलरी ट्यूब में। इसके बाद में आगे देखते हैं कि घरेलू जनरेटरों का कंडेंसर कैसे लगा होता है? तो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा होता है। इसके बाद में एवापोरेटर में प्रवेश करने वाला द्रव रेफ्रिजरेंट किस पर बना होता है? तो निम्न दाब और तापमान दोनों पर। इसके बाद में आगे है कि किसके कारण मोटर चलते समय गर्म हो जाता है? तो निम्न वोल्टेज के कारण। इसके बाद में आगे है कि किसके कारण मोटर धीमे चलता है? तो मोटर ओवरलोड होने के कारण। आगे देखते हैं कि मोटर चलती रहती है परंतु कूलिंग अपर्याप्त होता है तो यह किसके कारण होता है? तो रेफ्रिजरेंट गैस कम होने के कारण। आगे है कि किसके कारण काम करते समय कंप्रेसर बहुत अधिक शोर करता है? तो माउंटिंग वोल्ट ढीले होने के कारण। इसके बाद में आगे देखते हैं कि मोटर चलती रहती है चाहे रेफ्रिजरेंट के अंदर तापमान निम्न हो, इसका कारण है थर्मोस्टेट में दोष। इसके बाद में आगे है कि रेफ्रिजरेंट का वाल्व कार्य नहीं करता है, इसका कारण क्या है? तो डोर स्विच में दोष। इसके बाद में आगे है कि विशेष आवश्यकता का अप्राकृतिक वातावरण किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा एयर कंडीशनर से। एयर कंडीशनर देता है ठंडी व गर्म हवा दोनों। एयर कंडीशनर की दक्षता किसके द्वारा मापी जाती है? तो एयर कंडीशनर की दक्षता जो है से टन में मापी जाती है। इसके बाद में आगे है कि एयर कंडीशनर में कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन किससे चलाए जाते हैं? तो विभिन्न मोटरों द्वारा। इसके बाद में आगे है कि एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो फ्रीऑन। इसके बाद में आगे है कि एयर कंडीशनर पर लगा सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर
क्या है, तो कूलर के आंतरिक भाग से वायु को खींचता है। जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है से आंतरिक भाग से वायु को खींचता है। इसके बाद में आगे है कि पुनः संचरण के लिए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर द्वारा चूसी गई वायु के साथ मिली ताज़ा वायु की प्रतिशत क्या होती है, तो 25%। इसके बाद में आगे है कि वाटर कूलर की क्षमता किस में मापी जाती है, तो लीटर में। इसके बाद में आगे है कि तात्कालिक प्रकार का वाटर कूलर प्रयोग किया जाता है जहां पानी की सप्लाई 24 घंटे उपलब्ध हो। स्टोरेज के वाटर कूलर में एवापोरेटर कॉइल किस में रखी जाती है, तो स्टोरेज टैंक के चारों ओर। इसके बाद में आगे है कि वाटर कूलर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो मिथाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद में आगे है कि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर पानी को ठंडा करने के लिए तात्कालिक टाइप वाटर कूलर की तुलना में समय लेता है, तो अधिक समय लेता है। इसके बाद में आगे है कि वाटर कूलर की मोटर छोटे अंतराल पर स्टार्ट होती है, अन्यथा कूलिंग ठीक होती है। इसका कारण है थर्मोस्टेट की गलत सेटिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कि विद्युतीय मशीनों को ब्रश बने होते हैं कार्बन के। विद्युतीय मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं, तो कार्बन के। इसके बाद में आगे है कि डीसी को रोकने वाला एवं एसी को प्रवाहित होने देने वाला विद्युतीय उपकरण को क्या कहते हैं, तो कैपेसिटर। इसके बाद में आगे है कि बेंच वाइज यानी बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। इसके बाद में आगे है कि डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, यानी डिवाइडर का आकार किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। इसके बाद में आगे है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो 0.75 से 1% तक। इसके बाद में आगे है कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। इसके बाद में आगे है किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातु के चिप्स टूट जाए, यानी धातु के चिप्स यानी जो लगा रहता है उसमें। इसके बाद में आगे है हथौड़े के वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। इसके बाद में अगला है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हिल तक। और आगे है चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील। इसके बाद में आगे है कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। इसके बाद में आगे है बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल या ऑयल का ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। इसके बाद में आगे है कि हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण है कटिंग में समय संघर्ष को कम करना। यह में हो जाएगा। इसके बाद में आगे है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है फीलर गेज। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो तिरछा कट प्लायर कहते हैं उसको। इसके बाद में आगे देखते हैं सॉकेट से सुंडाकार शेंक बर्मा के अपनयन यानी निकालने के आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट। इसके बाद में गुनिया के कई प्रयोग होते हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जाता है, तो प्रित है इससे। इसके बाद में आगे है बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली कौन सी धातु है, तो देखते हैं कठोर खींचा तांबा। इसके बाद में आगे है किसी केबल की धारा वहन
क्षमता उसके चालक पर निर्भर करता है, यानी परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर। इसके बाद में 7/20 केबल का अर्थ क्या है? तो 20 SWG के 7 तार। इसके बाद में कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? तो कार्बन जो है से अचालक नहीं है। इसके बाद में आगे है कि मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होती है 650 वोल्ट। इसके बाद में आगे देखते हैं, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो होता है 0.81। यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो वे स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण है, क्या कारण है? तो स्विच में L व E के बीच में भूदोष। इसके बाद में आगे है कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण है अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, लीकेज मतलब धारा जो है से वहन कर सके। इसके बाद में आगे देखते हैं कि थ्री फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सामान्य प्रयोग किया जाने वाला स्विच है ICTP। इसके बाद में आगे है कि लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक कक्ष में वायरिंग में। लघुरूप परिपथ जो है उसका प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक कक्ष में वायरिंग में। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत होता है 0.75 से 1% तक, के पीछे भी देख चुके थे। इसके बाद में आगे है कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। इसके बाद में आगे है कि हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। हथौड़े का वर्गीकरण जो है तो पिन के आकार एवं तौल के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में आगे है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी। इसके बाद में आगे है कि चीजल के निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील, चीजल यानी जिसको छेनी बोलते हैं। इसके बाद में आगे है कि माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, यानी जो भी उसको है चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में आगे है कि छोटे तार और केबल जब टर्मिनल में बहुत समीप होते हैं तो जिस कर्टन टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है तिरछा कट प्लायर। इसके बाद में आगे है कि साधारण बेंच वाइस के स्पिंडल में कौन सी चूड़ी होती है? तो वर्गाकार चूड़ी होता है। इसके बाद में स्नैपर्स का निर्माण किस धातु से किया जाता है? तो बेनोडियम इस्पात से किया जाता है स्नैपर्स का निर्माण। इसके बाद में है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 mm। इसके बाद में आगे है कि किसी अयस्क में से मिट्टी को पृथक हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है ब्रासिंग। माचिस की तिलिया में प्रयुक्त कास्ट होता है पॉपुलर। इसके बाद में आगे है लेफ्ट जोड़ का प्रयोग किया जाता है सीलिंग में। इसके बाद में आगे देखते हैं कि पैकिंग केस के निर्माण में सामान्य कौन सा जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो डबटेल जोड़ जो होता है उसी को प्रयोग किया जाता है। धात्विक चादर के निर्मित पात्रों के किनारों को मजबूती तथा सुंदर प्रदान करने के लिए मोड़ दिया जाता है हैमिंग। धात्विक चादर के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया कहलाती है वायरिंग। चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन सा हथौड़े का प्रयोग करते हैं? तो मैलेट हथौड़े का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आगे है कि कीप बनाने के लिए कौन सा ठेक यानी स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो फनल ठेक। नॉचिंग जो है प्रक्रिया से अभिप्राय है धात्विक चादर पात्र बनाने के लिए चादर के कोनों का वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार आकृति।
इसके बाद में आगे देखते हैं, ये सभी जो है सो वन लाइनर क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि इकट्ठा करके लाया हूँ। इसके बाद में आगे है कि बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादर काटने के लिए बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे है, यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन जो है से समाप्त हुआ। यहाँ से ये पहला जो था से पहला चैप्टर का था ये क्वेश्चन, और यहाँ से इसके आगे हम लोग डेली देखेंगे एक एक चैप्टर का, जो वन लाइनर के तौर पर होगा, जो कि क्विक रिवीजन यानी फर्स्ट रिवीजन के तौर पर देखा जाएगा। तो कम समय मतलब ज़्यादा प्रॉफिट इससे होगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देता है बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है तो 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादर काटने के लिए बीच बीच में गैप दे देता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।